हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से आ चुके हैं रे ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर लेके, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में मतलब इस टॉपिक के पिछले लेक्चर में हमने अपवर्तन को पढ़ लिया था। थोड़ी सी टॉपिक जो बची हुई है इस चैप्टर संबंधित अर्थात अपवर्तन से संबंधित, उसको हम इस लेक्चर में बताएंगे और हमारी पहला चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीछे का भी रिवीजन करते चलिए, साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगा तो इसका रिवीजन करते चलिए। एक बार इसके बाद एक छोटी सी वीडियो आएगी जिसमें पीडीएफ होगा छोटा सा, उसको आप क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज की टॉपिक के बारे में। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अब क्रांतिक कोण क्या होता है, पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण की विचलन की इस घटना को ही क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, कोई अपवर्तक तल है, ध्यान रखिएगा, परावर्तक तल नहीं है, अपवर्तक तल है। अपवर्तक तल, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारा क्या है, अपवर्तक तल है। अब एक बात याद रखिए, पहले देखिए इस चीज को समझिए आप लोग। इससे पहले थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, जैसे देखिए एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम होता है, ठीक है। तो सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है? देखिए सघन माध्यम वे माध्यम जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, उसको सघन माध्यम बोल देंगे। ये क्या है, सघन माध्यम है। हमारे पास ये जो माध्यम है, वायु जो है जो दिखाई नहीं दे रही, ये क्या है, तो ये विरल माध्यम है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं। गैस के पार्टिकल यहाँ 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 ऐसे होते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं, अपने स्थान पर कंपन करते हैं। समझ में आ गया? तो सघन माध्यम समझ में आ गया और विरल माध्यम आपको समझ में आ गया कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं दूसरी बात, यही पे बताता हूं क्योंकि अब यहां बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब यहां से दूसरी बात हम जानते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण आती है तो क्या होती है, अपवर्तित होगी, थोड़ा सा इधर विचलित हो जाएगी या थोड़ा सा इधर विचलित हो जाएगी। यही हमने अभी पढ़ा था ना, अपवर्तन की जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे मान लीजिए माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। अब धीरे धीरे हम समझाते जाएंगे, थोड़ा हम लेवल अब बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये पहला चैप्टर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, दूसरे चैप्टर से असली आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। देखिए अभी सुनिए, यहाँ से इस चैप्टर से 13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो ऐसे चली जाएगी या ऐसे चली जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे हमने अभी तक पढ़ा था। लेकिन अब देखिए, अब हम जानेंगे कि ये कब कैसे किधर विचलित होगी, कब इधर विचलित होगी, कब उधर विचलित होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए कैसे जानेंगे, देखिए जब मैं क्या बोल रहा हूं, जब प्रकाश की किरण, यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कि जब, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको, यही देखने में आया था। अब भी नहीं, यहाँ पे अच्छा दिखाई देगा, चलिए अब ठीक है। जब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो
तो क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। सेम इसी का उल्टा, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। लिख देता हूं यहां पे, विरल से सघन में जाएगी, सघन में जाएगी तो विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अब समझिएगा इसको, इसी बात को जो मैंने अभी लिखा है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभिलंब देखिए, जब जैसे मान लीजिए ये माध्यम हो गया हमारा, ये क्या लिखा जाएगी तो प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश की किरण, हाँ सघन माध्यम से, हाँ से लिखा है, ठीक है। देखिए अब इसको हम लिख देते हैं सघन माध्यम हो गया, और ये हमारा हो गया विरल माध्यम, माध्यम 2, विरल माध्यम। अब क्या होगा, कुछ आएगी प्रकाश की किरण, तो हाँ भैया प्रकाश की किरण तो आएगी, इस मान लीजिए प्रकाश की किरण आई है हमारी। अब जब ये प्रकाश की किरण आई तो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। हाँ भाई आपतित किरण है। अब जब ये आपतित किरण आएगी तो आपतन बिंदु से ये विलंब खींचते हैं, ये हम विलंब खींच लेंगे, ये हो गया हमारा क्या, आपतन। थोड़ा सा विलंब गड़बड़ हो गया, यहाँ से खींचते हैं ना, हाँ ये हो गया हमारा आपतन बिंदु से अभिलंब, अभिलंब हो गया ये हमारा। अब हम देखेंगे क्या कि प्रकाश की किरण आ कहाँ से रही है, तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। हम पढ़े हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इसका अर्थ क्या है कि प्रकाश की किरण कैसी जाएगी, इधर नहीं आएगी, अभिलंब से दूर हटने का मतलब अगर इधर आती है तो पास आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी, ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण, तित किरण। समझिए ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूं, इस चीज को आप लोग देखिए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब प्रकाश की किरण क्या कर रही है, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये हमारा माध्यम सघन था और ये विरल था। जैसे मान लीजिए ये कांच था, ये कांच था, ये ऐसे कट कट दिखा दे रहा हूँ, ये सघन माध्यम है, थोड़ा अलग बताने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सघन माध्यम है। जब सघन माध्यम से प्रकाश प्रवेश कर रही है तो आपतित किरण है, तो आप हम जानते हैं कि आपतन बिंदु से ये विलंब खींचते हैं। तो जब सघन से विरल में आ रही है, जैसे समझिएगा ध्यान से, आप पानी से, आप जब पानी से बाहर आते हैं, आप नहाने जाते हैं, पानी से बाहर आते हैं, तो क्या आप किनारे पर ही खड़े रहते हैं, आप दूर जाते हैं कि नहीं किनारे से। अब हमें पानी में नहीं नहाना है तो हम पानी से दूर चले जाते हैं, पानी से दूर जाते हैं कि नहीं नहाना है तो। या और भी ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन मैं और बताता हूँ आपको, समझिए ना ध्यान से इसको समझिए। अगर आपको फैल मिलेगा, जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो आप कंजेस्टेड है, ठीक है ना। अगर ये माध्यम सघन रहता तो ये आके झुक जाती है ऐसे। अगर ये कंजेस्टेड है, अगर आपको खुला खोल दिया जाए तो आप थोड़ा सा ऐसे फैल जाएंगे ना, तो ये भी क्या कर रही है, थोड़ी सी फैल जा रही है। ये विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही तब, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड है। सघन माध्यम मतलब पार्टिकल पास पास, विरल माध्यम मतलब पार्टिकल दूर दूर, तो यहाँ पे कंजेस्टेड है, यहाँ पे कंजेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस एक चीज मैंने बदल दिया। अब इसको कर दिया हमने विरल माध्यम और इसको कर दिया हमने
सघन माध्यम। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये विरल हो गया, अब आप बाहर खड़े हैं। अब क्या हो गया कि अब आप बाहर खड़े हैं, ठीक है, आप हवा में छत पे टहल रहे हैं, आप अंदर आए तो आपको कोई बांध दिया, आप सिकुड़ गए, आप जगह कम पड़ गई ना, आप सिकुड़ गए। वही चीज यहां पे आपको बता रही है। वहां पे क्या हुआ, ये विरल माध्यम था, पार्टिकल दूर दूर थे, ये फैल में था, ये इसको हटा देना क्योंकि ये विरल माध्यम है ना, ठीक है, ये फैले हुए थे। अब जैसे ये विरल माध्यम सघन माध्यम है तो पार्टिकल पास पास से, तो इनको भी सिकुड़ना पड़ेगा, तो ये क्या होंगे कि अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। अब ये हो जाएगी हमारी अपवर्तित किरण। समझ में आया, कब अभिलंब, कब किरण इधर जाएगी और कब किरण उधर जाएगी। समझ में आया कि नहीं, कब किरण इधर जाएगी अभिलंब की ओर, कब किरण अभिलंब से दूर जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, विरल से सघन झुकेगी। भाई अपने से इमेज करो ना, जब हम हवा से हमको बांध दिया जाएगा तो हम सिकुड़ जाएंगे, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। जब हमें बांध के छोड़ा जाएगा तो हम फैल जाएंगे, अर्थात मतलब सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी में मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रांतिक कोण, उससे पहले आपको ये चीज़ें जानना जरूरी थी। चलिए अच्छी बात है, इरेज कर देता हूँ। अब देखिएगा, सॉरी इसको नहीं इमेज करना चाहिए था, इसको बस इमेज कर देता हूँ। ये हमारा था क्या, अपवर्तक तल, अपवर्तक तल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अपवर्तक तल है, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारा अभिलंब है। अब इसको मैं दे देता हूँ सघन माध्यम, और ये हो गया हमारा विरल माध्यम। इसका अर्थ है कि इस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ये हमारी अपवर्तित किरण अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट गई। अब देखिए, अब हम इस कोण को और बढ़ाएं, तब ये और अभिलंब से, ये अब इसके हिसाब से अभिलंब से दूर हटेगी ना, तो ये और ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अपर विरल माध्यम में सघन है तो अभिलंब से दूर हट रही है। अगर हम कोण को और बढ़ा दें तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर हम कोण को और बढ़ा दें तो ये परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित करें, सॉरी परावर्तित भी होगी, परावर्तित भी, घबराइए मत। पहले यहाँ पे लाके, पहले ये थोड़ा सा रफली इमेज बन गया ना, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, फिर अगर हम एक बार मैं फिर से इसका इमेज बनाता हूँ, ये ज़्यादा आपको कंफ्यूज ना कर दे। जो चीज़ मैं समझाने चाहता था ना, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इस बार मैं सिर्फ ब्लू मार्कर का यूज करूँगा। ये बना दिया हमने अपवर्तक तल, अपवर्तक तल, सघन माध्यम, माध्यम, ये हो गया हमारा विरल माध्यम। देखिए बच्चा लोग, पढ़िए मन से, हम आपके साथ जुटे हुए, और कोई भी समस्या हो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, तुरंत कैसे कॉल करेंगे, जाइए गुरुकुल 01 हमारा इंस्टा आईडी है, उस पर या आप कमेंट कीजिए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। ये अभिलंब बिंदु से, आपतन बिंदु से ही क्या आएगा हमारा, अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, जानते हैं आप लोग, बताना पड़ेगा हमें, आपतन कोण, इसको अपवर्तन कोण, इसको विस्तार से ना, हाँ ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये विरल माध्यम है तो ये दूर हट जाएगा। अब देखिए, अब समझिए, जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था अब समझ में आएगी। फिर देखिए हमने क्या किया, आपतित किरण, सर ये सब कितना समझाते हैं आप, आपतित किरण, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम थोड़ा सा इस कोण को और बढ़ा देते हैं, ऐसे,
ये क्या होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा विचलित हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा सा और अधिक विचलित होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। हम इस कोण को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एकदम मिरर के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये अभिलंब से कितने अंश का कोण बन गया, 90 डिग्री। एंगल आर इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। और इसी कोण को हम लोग बोलते हैं सी, मतलब क्रांतिक कोण। समझिएगा आप ध्यान से जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण लेते जा रहे हैं तो विरल माध्यम में तो अभिलंब से दूर हटता जा रहा है। ऐसा अचानक एक कोण आ जा रहा है जिसके लिए अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जा रहा है, उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। अब इसकी डिफिनीशन कैसे देंगे सर जी, ये चीज तो समझ में आ गई। क्रांतिक कोण का डिफिनीशन कैसे दें, देखिए क्रांतिक कोण सघन, जब देखिए ऐसे ही बोल सकते हैं क्रांतिक, हाँ ऐसे ही बोल दी, दो तरीके से मैं बोल के बता रहा हूं आपको। क्रांतिक कोण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक विशेष कोण पर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक विशेष कोण पर अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तक कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो उस कोण को, उस विशेष कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब दूसरा, क्रांतिक कोण वह कोण है, दूसरा हम कैसे बोल सकते हैं, क्या है, क्रांतिक कोण वह कोण है जिसके लिए सघन विरल माध्यम में, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में, क्योंकि सघन माध्यम बन रहा है ना, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उस कोण को क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण कहते हैं। अच्छा पहले इस चीज को समझिए अच्छे से, समझिए सर, समझिए सर, नहीं अच्छे से समझिए, मजाक मत लीजिए कि ये प्रश्न पूछे जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे फिर एक चीज, अब आपकी दूसरी टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा, यहीं पे वो भी समझा दूंगा अभी आपको, इसी संबंधित है। अब दूसरी हमारी टॉपिक है पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये फर्स्ट था, अब ये सेकंड। अब देखिए फिर से यहाँ पे, अब हम क्या करें, अब हम फिर इस कोण को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये कोण तो परावर्तित हो जाएगी, अब इसके बराबर है तो इससे बाहर निकल जाएगी ना, ये कोण क्या हुई, परावर्तित हो गई। तो अब यही है हमारा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे इसको बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण, एक बात ध्यान रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना ही अनिवार्य है, अगर सघन से विरल में नहीं जाएगा तो ये अभिलंब की तरफ आता जाएगा। याद रखिएगा, जब सघन से विरल में नहीं जाएगा तो अभिलंब की ओर आता जाएगा, जिससे न क्रांतिक कोण बनेगा और न ये परावर्तन होगा। तो क्या याद रखना है कि क्रांतिक कोण कब बनेगा, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हो जाएगा, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी। अब देखिए यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको बोलते कैसे हैं, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है, क्योंकि क्रांतिक कोण पे तो 90 अंश है तो उससे बढ़ा दिए हम, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम, विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरण की इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। चलिए भाई लिख लीजिएगा जल्दी से, क्या फिर से मैं बोल देता हूँ, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना, तो देखिए जब क्रांतिक कोण, जब आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन, नहीं गलत बोल दिया मैंने भी, अब क्या इसमें गलत बोला, डिफिनीशन वही है, मैंने सघन माध्यम विरल माध्यम छोड़ दिया, जिसके लिए मेन टॉपिक छूट गया हमारा। तो यहाँ से हम कैसे बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाया जाए तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरण की इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या, देखिए क्रांतिक कोण के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन बस उतना ही था, क्रांतिक कोण, हीरे का चमकना, पूर्णांतरिक परावर्तन का धारणा भी मैं 2-3 धारणा आपको यहाँ पे बताऊंगा उसके बारे में। चलिए अब क्रांतिक कोण देखिए, क्रांतिक कोण क्या था, हम जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन होता है। एन क्या होता है, N2 बटे N1 होता है सर। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताइए भाई। तो हाँ सर होता तो है, हमने भी देखा तो था, अरे देखा नहीं था, होता है ये बुड़बको। हाँ सर होता तो है, अच्छा होता तो है। अब देखिए अगर ये क्रांतिक कोण है तो आई का मान क्या हो गया, साइन सी, और आर का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण के लिए तो आर का मान 90 अंश हो गया, तो साइन 90 अपॉन में N2 अपॉन N1। अच्छा ये कैसा हो गया सर, तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं सर साइन सी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, साइन सी N2 अपॉन N1, या हम सर इसको लिख सकते हैं कि 1 बाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2N1, ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि 1 साइन सी इक्वल टू 1 बाई 1N1 N2, 1N2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि 1N2 इक्वल टू 1 बाई साइन सी। ये अपवर्तनांक और साइन सी मतलब क्रांतिक कोण में संबंध है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है, क्या कौन सा संबंध है, जो संबंध मैंने आपको बताया ये क्या है, ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। चलिए हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बारे में एक छोटी टॉपिक है उसको पढ़ा के अब आज का हम लोग क्लास खत्म करेंगे। देखिए अब हो गया ना। अब क्रांतिक कोण का महत्व और अनुप्रयोग के बारे में 5-6 टॉपिकें हैं जिन्हें मैं आपको तुरंत समझा देता हूं। समझिए ध्यान से, बस ध्यान लगाए रखिएगा। क्रांतिक कोण का महत्व के बारे में या क्रांतिक कोण के अनुप्रयोग के भी नाम से हम इसको जानते हैं। तब सर हम इसको कैसे करें, इसको करने के लिए भी बहुत सिंपल सा एक उपाय है जो मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ, तुरंत बता रहा हूँ। चलिए देखिएगा क्या है भाई क्रांतिक कोण का अनुप्रयोग। क्रांतिक कोण के अनुप्रयोग बस सुनते जाइएगा। पहला आता है, ये उसे पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं, हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है, तो देखिए हीरे में जो होते हैं ना, इस प्रकार ये तली लगे हुए होते हैं कि एक बार हीरे में प्रकाश चली जाती है ना, तो इसका जो कोण होता है, इस पर आपतन कोण जो पड़ता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्योंकि इसके क्रांतिक कोण का मान बहुत ही कम होता है। हीरे के क्रांतिक कोण का मान बहुत ही कम होता है, हीरे के क्रांतिक कोण का मान लगभग 24 डिग्री से भी कम होता है, सोच लीजिए। तो इसलिए क्या होता है, प्रकाश किरण एक बार चली गई तो परावर्तन 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 परावर्तन, इसीलिए हीरा क्या होता है, चमकता रहता है। तो हीरा क्यों चमकता है, तो क्रांतिक कोण के कारण अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पहला ये कोई पूछ सकता है कि हीरे का ऐसे पहले बता देता हूँ,
हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कैसे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? हीरे को इस प्रकार बनाया जाता है कि हीरे के जो तल होते हैं, जो उनकी दीवारें होती हैं, और हीरे का क्रांतिक कोण 24 अंश से कम होता है, जिसके कारण आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होता है। इसीलिए हीरे प्रकाश किरणें एक दूसरे से परावर्तित होती रहती हैं, जिसके कारण हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। अब सेकंड आता है, हमने सुने होंगे रेत में मरीचिका। रेत में कोई जाता है, रेगिस्तान में कोई जाता है तो उसे दूर में पानी, ऊंट, पेड़, ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ऐसा होता किस लिए है? कहाँ दिखाई देती है? सोचिए, ऊपर दिखाई देती है। जी नहीं, मैं नीचे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ कि वो जैसे पहाड़ी पे है तो उन्हें दिखाई देकर उसी के रेंज में ऊपर थोड़ा दिखाई देगा, पेड़ पौधे और पानी है। कैसे इन्हें दिखाई देता है? इसका कारण देखिए क्या है, इसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। देखिए, क्योंकि ये रेगिस्तान है, रेत है, प्रकाश पड़ी, रेत क्या हुई? गर्म हो गई। जब रेत गर्म हो गई तो यहाँ की वायु क्या हुई? ये विरल हो गई, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो पार्टिकल दूर दूर हो गए, और ये ऊपर की वायु क्या हो गई? सघन हो गई, सघन वायु हो गई। ऊपर की वायु सघन हो गई और नीचे की वायु क्या हो गई? विरल हो गई। अब जब प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में नहीं आएगी, प्रकाश की किधर जाएगी? जब तक नीचे वाला क्या हुआ? ठंडा हो गया। ठीक है, नीचे वाला वायु क्या हो गया? ठंडा हो गया। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारी पेड़ है और पेड़ पर प्रकाश गिरी तो यहाँ पे पड़ेगी विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम पड़े और क्रांतिक कोण से जब अधिक पे पड़ेगी तो परावर्तित हो जाएगी। जब ये परावर्तित होगी तो हमें उल्टा पेड़, मतलब यहाँ हमें पेड़ दिखाई देगा नीचे की ओर, तो हम क्या सोचेंगे कि अरे यहाँ पे तो पेड़ है। कैसे होता है फिर समझिए, ये वायु ठंडी हो गई, यहाँ थोड़ा गज्जिन बेकार हो गया ना, ये वायु विरल है और ये क्या हो गई? ये सघन हो गया और ये विरल हो गया। ये पेड़ है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आई, इसके परावर्तित होने के बजाय ये क्या हो गई? अपवर्तन के बजाय, ऐसे जाने के बजाय ये परावर्तित हो गई, जिसके कारण इसका इमेज कुछ यहाँ पे बन जाता है, पेड़ ऐसी बन जाती है, जिसके कारण हमें क्या होती है? रेगिस्तान में इसे हम मरीचिका बोलते हैं, पेड़ें दिखाई देती हैं। चलिए, अब एक और आता है। क्या आता है? सुनते जाइए बस आप लोग। मछली का देखना। मछली कैसे देखती है? मछली देखती कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मछली हो गई, मछली सोचिए पानी के नीचे रहती है लेकिन ऊपर को देख लेती है, कैसे ये बता रहा हूँ मैं। ये पानी हो गया, ये विरल माध्यम वायु हो गया, ये हो गया हमारा पानी सघन माध्यम, सघन माध्यम। मान लीजिए यहाँ पे एक मछली है, ठीक है, यहाँ पे एक मछली है, ये अपनी आँखों से यहाँ से प्रकाश चला, जब यहाँ से प्रकाश चला और ये क्रांतिक कोण से अधिक पर, क्रांतिक कोण पर ही गया, क्रांतिक कोण पर ही गया, ठीक है। जब ये क्रांतिक कोण पे गया तो ये क्या होगा? ये प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे चली जाएगी, क्रांतिक कोण से अधिक पर गया तो ऐसे चली जाएगी, क्रांतिक कोण से अधिक पर गया तो ऐसे चली जाएगी। मतलब ये प्रकाश किरण आई और तली से ही नीचे चली गई, ये क्रांतिक कोण पे आ रही है। प्रकाश किरण किस पे आ रही है? क्रांतिक कोण पे आ रही है, इसकी आंखों पे जा रही है, वस्तु की इमेज आ रही है, क्रांतिक कोण पे जा रही है। तो मछली देख कब पाएगी? जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण पे आती है, उसी कारण देख पाती है। कोण कितना होगा? C होगा। मतलब मछली क्यों देख पा रही है? क्योंकि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये सघन, ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम में मछली यहाँ से देखी, यहाँ तक प्रकाश गया, प्रकाश यहाँ से देखा लाइट, अब इस लाइट से यहाँ पे क्या होता है? इसकी आंख पर ये इमेज बन गया और परावर्तित हो गई कि ना पूर्णांतिक परावर्तन हो गया, जिसके कारण वो क्या करती है? देख लेती है। अच्छा, अब पांचवा आता है टेस्ट ट्यूब वाला, कि हम ले लिए एक पानी, पानी में हम ले लिए ऐसे टेस्ट ट्यूब, पानी हम ले लिए और पानी में हम ले लिए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या है? टेस्ट ट्यूब में वायु भरा है, इसको आप देख भी सकते हैं, ये पानी है। तो हमें क्या होगा? टेस्ट ट्यूब की दीवारें चमकती हुई दिखाई देती हैं। इसका भी सिंपल है, ये पानी है, ये है, यहाँ से ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से प्रकाश जब टेस्ट ट्यूब पे आती हैं तो ये देखिए परावर्तित होने लगेंगी, जिसके कारण हमें क्या होता है? क्रांतिक कोण से अधिक पे आएंगे, जिसके कारण हमें टेस्ट ट्यूब चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक और है हमारा, अब क्या हमारा है? प्रकाश तंतु का वर्क। प्रकाश तंतु का वर्क।
ये क्या होता है, एक मशीन होती है जिसमें पूर्णांतिक परावर्तन पर ही बना होता है, जिसमें फिलामेंट लगे होते हैं, उसको पढ़ लेंगे। तो इसमें से पूर्णांतिक परावर्तन करते हुए ही हम क्या करते हैं, संदेश को भेज देते हैं, जिससे हमारे संदेश थोड़ी सी भी बर्बाद नहीं होती है। यही सब थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के यूज और प्रयोग। इसमें अगर आपको कोई भी फंसे, कुछ भी जानकारी में प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि ये सब ज़्यादा आता नहीं है, जितना आपको जानना था उतना मैंने बता दिया। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना है। बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।